नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जासूसी कांड पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। कहा मेरा फोन टैप हुआ है। राहुल गांधी पेगासस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया है, ये राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने कहा यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जासूसी कांड पर विपक्षी दल एकजुट हुए। तो आपको बता दें, जासूसी कांड का ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया। कहा गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। जासूसी कांड पर विपक्षी दल एकजुट है। पेगासस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया गया है। मेरा भी फोन टैप किया गया है, ये राहुल गांधी का कहना। जासूसी कांड पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। जासूसी कांड पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी लगातार घिरती जा रही है। पेगासस का ये मामला है और जासूसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान जारी किया। कहा मेरा फोन भी टैप हुआ। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। सफाई नहीं दिया वो। अरे पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन होने के बाद अगर वो रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना, ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं, मेंबर्स का सुन के उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उसको कोई वैल्यू है। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं। और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मवाली बोल रहे हैं। ये जो उनकी आदत है, शायद मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेटिक्स को टिकाने की बात नहीं है, संविधान को तहत चलने की बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो यहाँ हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद का एक मेंबर हूँ। नेचुरली मैं तो आके मेरे कॉलीग्स के साथ हम सब लोग खड़े हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बात अलग है। हमारे दो एजेंडा आइटम है, एक है सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और एक है साइबर सिक्योरिटी। दोनों के भीतर ही ये पड़ता है ये विषय। तो इसलिए जब एक एजेंडा विषय लाइव है और उस पर चर्चा वैसे भी हो रही है, तो हम इस विषय पे सरकार के जो सेक्रेटरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम्स, उनसे प्रश्न पूछने का हक है। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करेगी न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। तो फिजूले बात करने में कोई फायदा नहीं। हर दिन नया नया लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई किए हैं, ये लोग जो गुपचुप तरीके से जो कारोबार किए हैं। तो मुंबई में बारिश से त्राहिमाम है। यहाँ पर इमारत गिर गई। गोवंडी इलाके में इमारत ढही है। 2 मंजिला मकान गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मकान गिरने से 7 लोग घायल हो चुके हैं। यह हादसा मुंबई के शिवाजी नगर इलाके के गोवंडी में हुआ। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक ये एक ग्राउंड +1 का मकान था। 3 मंजिला ये मकान था और मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से।
हमारे संवाददाता अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बीएमसी क्या कर रही है? हर साल ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं, इमारतें ढह जाती हैं, फिर नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाता? देखिए, निश्चित तौर पे मुंबई के कुछ इलाकों में और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लगातार बारिश चालू है। महाराष्ट्र के इलाकों में तो आलम ये हो चुका है कि कई जगह जो है बाढ़ की स्थिति आ चुकी है। एनडीआरएफ की मदद ली जा रही, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही, सेना की मदद ली जा रही है। और मुंबई में भी जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। और इसी बारिश में हम देख रहे हैं कि GroundPlus1 की जो ये इमारत है गुवंडी में, वो धराशायी हो गई। 10 लोग जो है इसमें जख्मी हुए हैं। 10 में से जो है 3 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और 7 लोग जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से भी कुछ की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे की घटना है और ये घटना शिवाजी नगर के मुंबई सिटी हॉस्पिटल में मौजूद प्लॉट संख्या नंबर 3 के यहाँ पे लगी हुई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बीएमसी लगातार ये कहती है कि जो ऐसी धोखादायक इमारतें होती हैं उनको हम लगातार खाली करने का नोटिस जो देते हैं, लेकिन लोग खाली नहीं करते। समस्या देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने नोटिस दे दिया खाली करने, लेकिन जिन्होंने अपना आशियाना बसाया है, जिनके घर परिवार वहां पे लोग रहते हैं, वो जाएंगे कहाँ? अमित, क्या इस इमारत को खाली करने का नोटिस मिला था बीएमसी की ओर से? देखिए, ये GroundPlus1 का घर है। मैं क्लियर करूं, ये चौल होता है, चौल में ये GroundPlus1 का एक मकान है जो धराशायी हुआ है, जो कि उस जो वहां पे जो पूरी चौल है उसको नोटिस नहीं जारी की गई थी, जैसी जानकारी प्राथमिक तौर पर सामने आ रही है। बारिश के मौसम की वजह से जो है ये धराशायी हो गई है। शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के गोवंडी में एक 3 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें 10 लोग शिकार बना लिया। 7 लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत की खबर है। तो मुंबई में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन को मार गिराया। मौके से 5 किलो आईईडी बरामद किया गया है। 8 किलोमीटर अंदर ये ड्रोन आ गया था, जिसे मार गिराया गया और इसमें से आईईडी बरामद किया गया है। वहीं सोपोर में 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन हालांकि जारी है, क्योंकि इस इलाके में और भी आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है। अखनूर में सेना ने ड्रोन को मार गिराया। मौके से आईईडी बरामद किया गया। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक सोपोर से तस्वीर है, वहीं एक अखनूर से तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के अखनूर में पुलिस ने ड्रोन को मार गिराया। बताया ये जा रहा है कि ड्रोन से पुलिस ने आईईडी भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक ड्रोन से 5 किलोग्राम आईईडी बरामद हुआ। इसे असेंबल किया जाना था और इसका इस्तेमाल आतंकियों द्वारा किया जाता। एजेंसियां ये जांच कर रही हैं कि क्या लश्कर पिछले मामलों की तरह आतंकी हमले के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकता था। बताया ये जा रहा है कि ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर अंदर मिला। उधर सुरक्षा बलों ने सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। इनमें से एक आतंकी फयाज नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमलों और हत्याओं में शामिल रह चुका है। इंटरेस्टिंगली, उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है, इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ़्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आदू, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने लगातार कोशिशें अपनी जारी रखी हैं आतंकी को खत्म करने के लिए, और इस तरह से हमें सोपोर के वारपोरा में भी कल एक झड़प हुई थी और जिस झड़प के दौरान 3 आतंकी मारे गए हैं। उसमें एक लोकल कमांडर है जो कि 1 साल से वहाँ पर सक्रिय था उस एरिया का, और अभी भी वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और दूसरी और पाकिस्तान लगातार ये कोशिशें कर रहा है, जब उसकी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो हैं वो नाकाम होती जा रही हैं तो वो ड्रोन का इस्तेमाल करता है हथियार और गोली बारूद भेजने के लिए। और इसी कोशिश के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से आज अखनूर सेक्टर में एक ड्रोन भेजा गया था जो कानाचक के एरिया में लगभग 8 किलोमीटर अंदर आ चुका था, और पुलिस ने उसे स्पॉट किया। उसके बाद उस पर फायरिंग करके उसको गिरा दिया है। वहाँ से आईईडी
और जो एक्सप्लोसिव वहाँ जो मटेरियल मिला है उससे ऐसा लगता है कि जो जैसा कि पुलिस ने कहा है कि ये एक आईईडी बनाने के लिए एक्सप्लोसिव भेज दिया गया था, जो कि आतंकियों ने कहीं पर अपनी नापाक हरकत अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन वक्त रहते ही पुलिस ने इस ड्रोन को मार गिराया और वो आईईडी जब्त की है। तो अभी भी वहाँ जो है पूरे एरिया में जो सुरक्षा बल हैं वो तलाशी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि जो सोपोर में कश्मीर घाटी के अंदर जो एनकाउंटर हुआ था कल रात से वो शुरू हो गया था, उसमें 3 आतंकी मारे गए और वहां भी तलाशी अभियान। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर आ रही है। सड़क हादसे में कुल 5 लोगों की मौत की खबर है। 2 अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल मॉर्निंग वॉक करने गए 4 लोगों को किसी वाहन ने कुचल दिया। इन लोगों की मौत से नाराज लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया। इस दौरान घटनास्थल पर गुजर रही एक बस को लोगों ने रोका। बस ड्राइवर बस को पीछे कर रहा था, जबकि कंडक्टर बस के पीछे खड़ा था। पैर फिसलने की वजह से कंडक्टर बस की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में यह हादसा हुआ है जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे की खबर पंजाब से भी आ रही है, जहां मोगा में भीषण हादसा हो गया। 2 बसों में आमने सामने टक्कर हो गई और इस टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शोक व्यक्त किया है। तो 2 बसों की टक्कर में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मोगा में ये भीषण हादसा हुआ। आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है, जहां पर 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे पर पंजाब के सीएम ने भी शोक जताया। राजस्थान में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। दौसा में 4 लोगों की जान चली गई तो श्रीगंगानगर में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। दौसा में ट्रक ट्रोला में टक्कर हो गई और श्रीगंगानगर में ट्रक और कार में टक्कर हो गई। राजसमंद में सड़क हादसा हुआ। नाथद्वारा में ट्रेलर और कार में टक्कर हो गई। कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 हादसों में 7 लोगों की जान चली गई। तीसरे हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। दौसा की बात करते हैं, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राजसमंद में सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार सवार 3 लोग घायल हो चुके हैं। दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। NH 21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक में जाकर ट्रोला भिड़ गया और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों वाहनों के चालक और खलासी की मौत की खबर है। सिमला गांव के पास की यह घटना है। वाहनों में फंसे 4 शवों को बाहर निकाला गया। तस्वीरें देखिए, कितनी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। ये भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक को ट्रोला ने टक्कर मार दी और इस दौरान 2 चालक और 2 खलासी की मौत हो गई। सिमला गांव के पास का ये हादसा है। वहीं श्रीगंगानगर में ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हो गई और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बिंजवाला के LNP नहर पर यह हादसा हुआ है। घमुड़वाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें इतनी खतरनाक, इतनी खौफनाक ये मंजर है कि आपको ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजसमंद में भी सड़क हादसा हुआ। नाथद्वारा में ट्रेलर और कार में टक्कर हो गई। कार सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां पर ट्रेलर और कार में टक्कर हुई। कार सवार 3 लोग घायल हैं। अस्पताल में इनका इलाज जारी है। झुंझुनू के मुकंदगढ़ मंडी में रेलवे स्टेशन रोड पर 24 दिन पहले दवा की जिस दुकान पर कैंपर घुसाकर तोड़फोड़ की गई थी, उस दुकान में गुरुवार को फिर तोड़फोड़ की गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित दुकानदार हरगोविंद अग्रवाल के मुताबिक शाम 5:30 बजे अपने भाई के साथ दुकान पर था। इस दौरान नरेश गुर्जर दुकान पर आया और लोहे के सरिये से हमला कर दिया। इस हमले से किसी तरह छिपकर दोनों ने अपनी जान बचाई। नरेश ने सरिये से दुकान के शीशे तोड़ दिए। नरेश ने केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया और पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। इससे पहले आपको बता दें, 28 जून को बदमाशों ने मेडिकल की दुकान पर कैंपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या आपको दोबारा बता रहे हैं, 7977773753। कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम चल रहा है, दिखाते हैं। तो आज स्वर्गीय परसराम दयना की जयंती है और पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम कार्यकर्ता नेतागण यहां पर मौजूद हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। 3 साल से इंतजार है अपने आशियाने का, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी इस इंतजार को और लंबा कर रही है। और सवाल वही कि कब आशियाना होगा मेरा। सरकारी सब्सिडी हजम, निर्माण अब भी अधूरा। 3 साल से आशियाने की आस, कब घर का सपना होगा पूरा। अभी तक तो 3 साल हुआ, अभी तक काम चल रहा है। इधर 2 साल में देने का बोला था, अभी तक तो कोई काम दिया नहीं है। चाबी देने का बोला था। उसमें पहले तो लॉटरी लेट हुई, फिर इसमें अतिक्रमण था, वो भी हटवाना पड़ा। फिर इसमें लाइन 3 लाइन जा रही थी, उसको हटवाने में देरी हो गई। 3 साल हो गए घर का सपना देखे, लेकिन अभी तक घर का सपना पूरा नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सिरोही में फ्लैट बुक किया गया था। 3 साल से बैंक की किश्तें भर रहे हैं, लेकिन फ्लैट की चाबी अभी तक हाथ नहीं आई है। लिया उसको भी 3 साल हो गए हैं। किस्तें भर रहे हो आप? अभी भी भर रहे हैं, वो भी पूरी होने आई है। अभी तो मकान हाथ में नहीं आया। अब जरा समझिए कि आखिर 3 साल से आशियाने की आस पूरी क्यों नहीं हुई। दरअसल इस योजना में ठेकेदारों की अनियमितता खुलकर सामने आ रही है। हाल ये है कि कॉलोनी के नाम पर सरकारी सब्सिडी भी ठेकेदारों ने हजम कर ली है, लेकिन फ्लैट का काम अब भी अधूरा है। और तो और बावजूद इसके ठेकेदारों पर मेहरबानी अब भी जारी है। मुख्यमंत्री आवास बनाने वाले ठेकेदारों के बीच भी नगर परिषद ने एक ऐसी साठगांठ कर दी कि अभी तक जिन्होंने गरीब लोगों ने आवेदन किए हैं उनको फ्लैट तो मिले नहीं है, ना उनको आशियाना मिलने की अभी कोई निकट समय में कोई संभावना नजर आती है। लेकिन उनके जो आरक्षित भूमि थी उन ठेकेदारों को देने की 50%, उन्होंने उसको पट्टा बना के भी समय से पहले दे दिया, जबकि उनको पट्टा निर्माण मुख्यमंत्री आवास योजना के पूर्ण निर्माण होने आवेदकों को हस्तांतरित करने के बाद ये पट्टा जारी होना था, लेकिन उन्होंने नगर परिषद नहीं किया। और अब सूचना ऐसी मिल रही है कि जिन्होंने ये 50% की जमीन का जो नगर परिषद से पट्टा ठेकेदार ने बनाया है, वो उक्त प्लॉटों को अपने स्तर पर बेचने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जब न्यूज 18 की टीम ने जिले के कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराया तो भरोसा मिला है जांच का। कोविड के कारण थोड़ा सा कार्य में देरी हुई है और वापस से लॉकडाउन हटने के बाद अनलॉक से ये काम तेज़ी से शुरू होगा। शिवगंज है, सिरोही है, दोनों जगह। और पिंडवाड़ा में भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत जो आवास बन रहे हैं उसमें जिनको अलॉट हो उनको पैसे नहीं जमा कराएं, उस वजह से भी है। तो ये जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उसका हम रिव्यू कर रहे हैं और अनलॉक के बाद इसको
शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। जो काम के अनुसार पेमेंट्स की बात है, इस तरह की शिकायत आई थी और इसमें भी हमने 2 सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच करा रहे हैं। तो उसके बाद जांच होने के बाद इसमें हम कुछ कह पाएंगे कि क्या कितना गलत हुआ है। अब उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेगा और जल्द ही घर का सपना देख रहे लोगों को उनका अपना पता मिलेगा। सिरोही से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। जयपुर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम चल रहा है। स्वर्गीय परसराम मदेरणा की जयंती है आज और जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी पीसीसी पहुंच चुके हैं, वहीं चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो पीसीसी में ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। स्वर्गीय परसराम मदेरणा की आज जयंती है और इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी पीसीसी पहुंचे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं भैंस का इंटरव्यू हुआ वायरल। अच्छा, हाँ जी, आप बताएं, आपको लाहौर में आके कैसा लगा? लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर अच्छा लगा, वाह जी वाह। सवाल से ही समझ गए होंगे कि ये जरूर कोई पाकिस्तानी पत्रकार होगा, क्योंकि ऐसे हसीन हादसों वाले सवाल तो वहीं के पत्रकार करते हैं। ये कुर्बानी के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, आप बताएं, आपको लाहौर में आके कैसा लगा? लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर अच्छा लगा, वाह जी वाह। बहस का ये इंटरव्यू आजकल पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इस बेहद खास इंटरव्यू के बारे में आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी रिपोर्टर अमीन हफीज हैं, जो कुर्बानी के लिए लाहौर लाए गए एक बहस से सवाल जवाब कर रहे हैं। खास बात यह है कि अमीन हफीज बहस की भाषा का तर्जुमा भी खूब कर रहे हैं। आप बताइए, लाहौर का खाना अच्छा है या आपके गांव का खाना अच्छा है? बताइए, लाहौर का खाना अच्छा लगा या आपके गांव का खाना अच्छा है? हाँ, कहती है लाहौर का खाना अच्छा है। 28 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल और शेयर हो रहा है। वैसे ये इंटरव्यू 1 साल पुराना है, लेकिन बकरीद के मौके पर अब जाकर ये वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि इस इंटरव्यू के बाद अमीन हफीज पाकिस्तान का नया चांद नवाब कहा जा रहा है, क्योंकि भैंस से पहले अमीन हफीज 2018 में गधों का भी इंटरव्यू ले चुके हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। की सेवा करते रहे, बहुत बड़े नेता थे मदेरणा साहब। उनका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा रहा है। पंच सरपंच से लेकर के उन्होंने राजस्थान की विधानसभा, कई बार मंत्री, सब रूप में उन्होंने सेवाएं की हैं प्रदेश के लोगों की। मदेरणा साहब एक ऐसे नेता थे जो हमेशा किसान के हित की बात करते थे, गरीब के हित की बात करते थे, दलित के हित की बात करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से अब केंद्र में ऐसे लोग सत्ता पे आ गए जो किसान के वोट से केंद्र में पहुंचने के बाद में किसान के विरोध में काले कानून ला रहे हैं, किसान को गुंडा, मवाली, उग्रवादी कहा जा रहा है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। 3 काले कानून बड़े उद्योगपति घरानों के लिए फायदा देने के लिए किसान की ज़मीन के ऊपर, उसकी उपज के ऊपर डाका डालने का ये षड्यंत्र किया गया है। 8 महीने बाद में भी किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। कल उनकी विदेश राज्य मंत्री मोदी सरकार की मीनाक्षी लेखी नाम है शायद,
वो ये कह रही है कि ये तो किसान क्यों कह रहे हो, उनको तो मवाली ये तो मवाली है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो अन्नदाता है, जो जमीन का सीना चीर करके खून पसीना बहा करके पूरे देश और दुनिया का पेट पालता है, उसके अन्न के कारण से हम जिंदा हैं। जिस किसान के वोट से हम लोग यहाँ चुनाव जीत करके आते हैं, सत्ता में आते हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और उस किसान वर्ग के खिलाफ किस तरीके की साजिश की जाती है, किस तरीके के उनकी भाषा का दुरुपयोग किया जाता है। जब NDA 1 बना था तो जो भूमि अधिग्रहण कानून था वो जो यूपीए सरकार में सर्वसम्मति से, जिसमें बीजेपी भी सहमत थी, उस सर्वसम्मति से प्रस्ताव किए हुए अधिनियम को उन्होंने बदलने की कुचेष्टा की। किसान की जमीन को ओड़ी कोड़ी के भावों में पूंजीपतियों को देने के लिए षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े हुए, किसानों ने संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उसका किसान का सहयोग किया और अंत में जीत किसान की हुई। मैं समझता हूं अब भी देर हो सकती है लेकिन जीतेगा किसान ही। ये लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। ये जो पर्दे के पीछे राजनीति करने वाले लोग हैं, आज केंद्र में एक भी ऐसा मंत्री नहीं है